तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं ऐसे बंदे के साथ जो दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली को चॉइस न बना के एमआईटी इलाहाबाद इवन त्रिची ये दो चॉइसेस थी। तो पहले ही राउंड में एमआईटी इलाहाबाद मिल जाता है, उन्होंने लॉक कर दिया है फॉर श्योर। तो जानते हैं कि एमआईटी इलाहाबाद को उन्होंने फर्स्ट चॉइस क्यों रखा और क्या इनकी स्ट्रेंथ थी। तो हेमंत जोशी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मोटिवेटिंग ये रोड मैप आगे चलता जाएगा और जैसे ही लास्ट एंड तक जाएंगे तो 100% मोटिवेशन भरने वाला, क्योंकि मैंने बात करी थी अभी हेमंत जोशी थे तो मुझे लगा कि इन्होंने बहुत बढ़िया रोड मैप पकड़ा है। तो हेमंत। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम हेमंत जोशी है एंड मैंने इग्नू से बीसीए करी है, जो एक ओपन कॉलेज है। एंड फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में मैंने मेनली कोडिंग फोकस करा था। स्टार्ट मैंने सी लैंग्वेज से करा था एंड लास्ट तक आता था मैंने जावा में बैकएंड एक्सपर्टीज कर ली थी। फिर थर्ड सेमेस्टर में मेरे को आदत पता चला इंटरव्यू का एग्जाम भी होता है दोस्त से, तब मैंने फिर इसकी तैयारी शुरू करी थी। देन मैं करते करते तब पता नहीं तो होगा कि नहीं होगा। आगे मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन था। जब जब कंसिस्टेंट रहा, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करा एंड लास्ट तक मतलब फिर 4 महीने बीते, 5 महीने बीते। फिर लास्ट महीने तक आता था जब सारे फॉर्मूले याद हो गए, टिप्स पे थे सारे फॉर्मूले, तब ऐसा लग रहा थोड़ा हो जाएगा। कोई कोई लास्ट एनआईटी तक अगरतला तक मिल जाएगा। फिर फिर अगरतला और एमआईटी इलाहाबाद मिलती है पहले राउंड में। यस सर। सर माय एंड गॉड। एग्जाम में मेन चीज से जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा अलग ही आया था इस बार। हाँ हाँ। एंड मैं मतलब बीच में थोड़ा पैनिक सा हो गया था, पर 2 मिनट मैंने शांत रहा, थोड़ी हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर पेपर चलने दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। पेपर के टाइम पर, ये सर आधे घंटा एग्जाम के जब हो टाइम गया था, पर, जब उसके बाद। मतलब हनुमान चालीसा लिटरली पढ़ा था। यस सर। वाह यार, मतलब अब ये तो सोचो कितना प्रेशर रहा होगा, ये देखने दो वाली दो बात है दो कि मिनट मैंने आंख बंद कर दी, कुछ नहीं करा उस 2 मिनट में मैंने। अच्छा, मतलब जो रिएक्शन था, जो रिव्यूज थे 2025 के कि पेपर में, और अभी मैं जितने भी सेशन ले चुका हूँ सभी ने एक्सेप्ट किया है कि एज प्रेडिक्टेड 2025 का पेपर नहीं लगा। और मैथ्स के टाइम पर ऐसा लगा कि अब हमारा नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चे जितने भी हैं, मैक्सिमम मैं तो ये बोल रहा हूँ, सभी ने, अब हो सकता है कि ऑड स्टैंडिंग अलग हो, पर सभी ने एक्सेप्ट किया कि मैथ में मैं पैनिक हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं 30 भी नहीं निकाल पाऊंगा। तो एक बार चलते हैं उस एग्ज़ाम प्रेशर 2025 के। और 8 जून में 2 बजे से लेकर 4 बजे की पहली जर्नी जो 70 मिनट की थी, तो जब मैथ का पेपर तुमने देखा स्क्रीन पर, तो एक पहले थॉट रहा होगा, फिर जब स्क्रीन पर देखा तो कैसा, मतलब दिमाग में क्या चल रहा था दैट टाइम? सर जैसे मैंने 1 मिनट लगभग 30 सेकंड के आसपास मैंने पूरा पेपर गो थ्रू कर लिया था, लगभग 20-30 क्वेश्चन, कि कैसा लेवल आ रखा है पेपर का। जब मैंने देख लिया थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल का है, मतलब ज्यादा इसमें जल्दी नहीं बचा नहीं पेपर में। देन फिर मैंने मतलब पेपर करना शुरू करा, शुरू के 20-25 मिनट तो सही चला था। देन फिर बीच में एक दो क्वेश्चन आ गए जिनके आंसर मतलब सॉल्व कर रहा हूँ, निकल नहीं रहे। फिर थोड़ा मैं पैनिक सा हो गया था, फिर मैंने 2 मिनट आंख बंद करी, हनुमान चालीसा पढ़ा। फिर पूरे 1.5 घंटे में कोई दिक्कत नहीं आई एंड तक। एंड तक तो भगवान को क्रेडिट जाता है, नो डाउट जाता, बिल्कुल सर। मतलब हनुमान जी को तो जाने चाहिए। अच्छा, जो पेपर के पहले, मतलब 8 जून को जो हमारा पेपर था उसके पहले का थॉट प्रोसेस कि पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, और जब पेपर एग्जामिनेशन हॉल में थे तो सेम प्रोडिक्शन था या चेंज हुआ परसेप्शन हमारा? सर कुछ कुछ चैप्टरों में कह सकते प्रिडिक्शन सही था, बट कुछ कुछ चैप्टर में जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलग ही लेवल के क्वेश्चन आ रखे थे। कुछ में कह सकते इजी कि थे टफ मतलब थे? जो मैंने प्रिडिक्शन करा था वो सही मैच कर गया था। नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इजी थे या टफ थे तुम्हें लगे? तो मिक्स कर रखे थे सर, दो तीन चीजें, सर्कल पैराबोला मिक्स कर दिया एंड और भी जो क्वेश्चन है मिक्स कर रखे थे आपस में, इसलिए अच्छा, टफ था वो। और कौन से ऐसे टॉपिक तुम्हें बहुत ज़्यादा टफ लगे मैथ में पेपर के कोऑर्डिनेट टाइम पर? ज्योमेट्री ज़्यादा टफ लगा? इजी कौन सा लगा? इजी, इंटीग्रेशन इजी था, और हाँ। देन वेक्टर इजी था, और प्रोबेबिलिटी ये सब इजी थे। अच्छा, एक बार तुम्हारा स्कोर टैली कर लेते हैं। मार्क मार्क जो हमारे स्कोर के एग्जाम में मार्क्स कितने थे और उस पे कितनी रैंक लगी? सर 434.5 मार्क्स थे मेरे, एंड इसमें 224 रैंक बनी है। 224 रैंक। कैटेगरी क्या रही तुम्हारी? जनरल ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस। और फर्स्ट राउंड में एमएनआईटी इलाहाबाद मिल गया। चॉइस चॉइस ऑर्डर एक बार बता दो कि दिल्ली के रहने वाले और दिल्ली को किस प्लेस पर रखा है, इस बात पे भी सर चलते हैं। फर्स्ट पे त्रिची रखा था मैंने, सेकंड पे जी। इलाहाबाद, थर्ड पे वारंगल, फोर्थ पे कुरुक्षेत्र एंड फिफ्थ पे दिल्ली। एंड फिर बचे हुए जितने सारे थे वो कर दिए, भर दिए थे। तो 19 कर दिया सर। जैसा कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले पूछते थे कि एनआईटी दिल्ली इस बार पहली बार ऐड हुई, और एनआईआर आरएफ रैंकिंग जो होती है, ये 45 पे है और एनआईटी इलाहाबाद आई थिंक 67 पे है। तो फॉर वेटर इसकी एनआईआर रैंकिंग जो है एनआईटी दिल्ली की है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिर भी दिल्ली के रहने वाले
होने के बाद, और तुमने दैट टाइम बोला भी था कि दिल्ली ले लूँ, तो ऐसा बीच में क्या ऐसा लगा कि दिल्ली नहीं लेते हैं? सर इसमें मेजर कंसर्न ये था कि वहाँ पे कुछ सीनियर सपोर्ट था नहीं। हमारा फर्स्ट अच्छा। बैच आता तो हम ही सीनियर बनते, एंड सारे ग्रुप वगैरह हमें मैनेज करने पड़ते, जितने एक्सपेरिमेंट होते सब हम पे होते वो। कोई टीचर टीचर होता नहीं होता। पॉइंट है इस बात में। और जो इलाहाबाद है उसमें ऑलरेडी सीनियर का ग्रुप बना हुआ है, जो हमें गाइड कर सकते हैं फ्यूचर हमारे मतलब जॉब ओरिएंटेशन वगैरह सब सब चीज़ों के लिए। हाँ, तो मतलब एक बात ये है कि एनआईटी दिल्ली कई रिसेंट में 3-4 सालों में बहुत अच्छा किया है, नो डाउट। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बट एमसीए का इस बार पहला बैच था, और मुझे लग रहा कि जो पहले कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि एनआईटी दिल्ली को मैं पहले चॉइस रखूंगा, बट जो कट ऑफ आने के बाद दिखा है कि मतलब वही ऑर्डर रहा कि उन लोगों ने एनआईटी इलाहाबाद, वारंगल और त्रिची और इवन कुरुक्षेत्र के बाद ही एनआईटी दिल्ली को प्रेफर किया। तो जी सर। चलिए बढ़ते हैं कि एक बच्चा अगर तैयारी आज से ही कर दे, तुम्हारा रोड मैप हेमंत जोशी का देख लिया और एकदम मोटिवेट हो गया कि यार नहीं, एक बच्चा जो हनुमान चालीसा भी पढ़ता है और मतलब वो एकदम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, फिर भी उसने मेहनत करके एमआईटी इलाहाबाद ले ली, ड्रीम कॉलेज ले लिया। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बुक्स या कोई भी चीज़ तुम्हें लगती है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी चीज़ तुम्हें लगी हो, रियलाइज होगी कि मतलब निमसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम एक बार बताओगे तो जूनियर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे उससे। जी सर, जैसे जब आज जैसे कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है, तो मतलब उसको एक महीना तो स्टार्टिंग में थोड़ा सेटअप होने में लग जाता है कि मेरा पेस क्या है एंड मैं किस लेवल पे हूँ। क्योंकि जैसे क्लासेस हम लेते हैं तो कई क्लासेस हमारे लेवल के ऊपर जाती है, कई लेवल के नीचे जाती हैं। तो एक महीना लगभग सेटअप होने में लग जाता है, उसमें डिमोटिवेट नहीं होना बिल्कुल भी कि क्वेश्चन नहीं बन रहे एक महीने में, कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे स्टार्टिंग में ही। तो मतलब कंसिस्टेंट रहना है, कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। अपना रेगुलर बेसिस क्लास लेनी है। अराउंड जनवरी फरवरी के आसपास सिलेबस कोशिश करो खत्म हो जाए। मैक्सिमम मैक्सिमम मार्च मिड तक ही खत्म कर दो। देन उसके बाद 2 से 3 महीने कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करो, और एग्जाम से एक दिन पहले तक फॉर्मूले सारे टिप्स पे होने चाहिए। एंड ब्लैंक पेज रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन माय केस। ब्लैंक पेज रिवीजन, जी सर। ये क्या होता है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, एक बार जरा प्लीज इसके बारे में बताएं। सर जैसे मैंने एलजेब्रा उठाया, एलजेब्रा के सारे फॉर्मूले मैंने मतलब रट लिए, याद कर लिए। देन एक ब्लैंक पेज उठाता हूँ मैं, उसमें जितने सारे फॉर्मूले हैं वो लिख देता हूँ अच्छा। मैं। एज मैं किसी को समझा रहा हूँ, जैसे मैं पेपर को समझा देता था तो मेरे को दिमाग में बैठ जाती थी वो चीजें। ये मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ, सोचो कि, और जितने भी टॉपर्स से मिलता हूँ तो एक ना एक नई बात मैं जरूर सीखता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि यार ये स्टूडेंट नहीं सीखेंगे तो यार फिर क्या सीखेंगे, तो ब्लैंक पेज रिवीजन को मैं ऐड करता हूँ मतलब अपनी स्ट्रेटजी में, रियली मतलब वर्थ इट रहा। और बाकी चीज़ें जैसे टेस्ट सीरीज होती है, बुक्स होती हैं या क्लासेस हैं, या तो इनमें किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रेट करते हो कि ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है, अगर तुम्हें ऐसा लगता हो या तुमने फॉलो करा हो? सर मैंने स्टार्टिंग में एक एडलेस बुक थी, वो जैसे क्लास से रहता तो उसके साथ मैंने सॉल्व करी थी। एंड सेल्फ लास्ट, स्कोरर जिसको बोलते हैं। हाँ, और हम्म। लास्ट में जब मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, जब मैंने 3 से 4 बार कम से कम पीवाईक्यू की जो बुक थी वो लगा ली थी। एक अरिहंत की बुक आती है, वो लगा ली हाँ। थी मैंने अच्छा अच्छा। 3 से 4 बार। बट 2025 में एक जो सेटअप माइंड बना हुआ था कि यार 8 से 10 12 क्वेश्चन हमारे निमसेट पीवाईक्यू मिलते हैं, ये जी सर। पहले से ट्रेंड चला आ रहा था कि यार 10 12 तो अपने पक्के ही हैं। जी तो सर। वो ट्रेंड तो दिखा नहीं, मतलब पीवाईक्यू तो रिपीट हुए ही नहीं। तो आगे क्या सजेस्ट करोगे 2000 जो 26 आने वाला है, तो उसमें तुम क्या करोगे कि मतलब पीवाईक्यू बिल्कुल ना देखे जाएं या देखे जाएं, या किस माइंडसेट से पढ़ें? एक, सर पीवाईक्यू जो होते हैं वो ये सोच के नहीं करने चाहिए कि रिपीट होंगे एग्जाम में, बट हमें उनका कंसेप्ट समझना चाहिए कि एग्जामिनर किस कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे एग्जांपल हम इंटीग्रेशन में हम हाई लेवल एडवांस के क्वेश्चन कर ले, बट वो उसमें आ रहे 10 से 15 क्वेश्चन जो इजी है लेवल के, तो हमें अपना लेवल उसी के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। जस्ट ये लेवल मेंटेन करने के लिए होता है, ना कि कुछ और, कि हम ये सोच के चले कि रिपीट हो जाएंगे एग्जाम में कि 10 5 क्वेश्चन, ऐसे नहीं होगा। वो तो हमें दोनों सिचुएशन में तैयार रहना पड़ेगा। अगर रिपीट होते तो वो हमारे लिए एक बोनस पार्ट होगा, अदरवाइज हमें अपनी मेहनत पे भरोसा रखना पड़ेगा। हम्म, अब एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है स्टूडेंट के अंदर कि वो जानना चाहता है कि यार जो अपना भाई है या अपना सीनियर है, जब एनआईटी इलाहाबाद या त्रिची गया है, तो कितने घंटे पढ़ता था, मतलब कितनी मेहनत करता था। तो एक बार इस पर भी चर्चा हो जाए कि भाई हेमंत जोशी का क्या रोड मैप था, दिन भर का रूटीन क्या था, अनफिक्स था, फिक्स था, रात में पढ़ते थे कि दिन में पढ़ते थे या कभी पढ़ लेते थे? सर जब मैं स्टार्टिंग करी थी तो मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी पास में ही। देन उसमें मैं 2 से 3 घंटे मेरा मैक्सिमम हो पाता था। एक मतलब 15 20 दिन 2 से 3 महीने 2 3 घंटे 4 घंटे ऐसे होता था। फिर धीरे धीरे करता रहा 2 3 महीने ऐसे ही सेम चलता रहा। फिर जैसे जैसे दिसंबर आया जनवरी आया तब मेरा 6 7 8 घंटे होने लगा, एंड लास्ट मंथ तक आते आते मैंने 9 से 10 घंटे कर दिया था।
क्योंकि अब पता था लास्ट मंथ है, या तो आर या तो पार, ये सिचुएशन थी मेरे साथ। पार या पार। ओके, तो एमएनआईटी इलाहाबाद मिल चुका है, तो अब तो ये पार ही हो गया, इसको पार यस सर। बोलेंगे। मतलब खुश हो या मतलब हैप्पी हो या ठीक है, मतलब कैसा रिएक्शन एमएनआईटी इलाहाबाद मिलने के बाद? सर इग्नू से बीसीए करने वाले तो खुशी होंगे जब एनआईटी इलाहाबाद मिल जाए। मतलब इतना भी मत करो, बट चलो, एट द एंड फाइनली मतलब एक ड्रीम कॉलेज मिल जाता है। अच्छा, जी एक सर। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे मन में आ रही है और मुझे लग रहा कि वो बात डिस्कस होनी भी चाहिए, कि आर्ट्स मैटर करते हैं या प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, और प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है और कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए? क्वालिटी ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। अब जैसे कई बच्चे 12-12 15-15 घंटे पढ़ लेते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अब 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ो। और जैसे कई लोग कहते हैं कि दिन में सोना नहीं चाहिए, 2-3 घंटे टाइम वेस्ट होता है। मैं दिन में आराम से 2 घंटे सो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अगर सुबह भी 3-4 घंटे पढ़ लिए, शाम को 3-4 घंटे पढ़ लिए, तो आराम से सिलेबस कवर होगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरा 15-15 घंटे लगे रहेंगे, एक एक महीना, फिर उनका 1 महीने बाद प्रोडक्टिविटी बिल्कुल गिरने लग जाती है। फिर वो 1 घंटे 2 घंटे फिर पढ़ना ही छोड़ देते हैं बिल्कुल वो। ऐसे नहीं करना, बस डेली 6-7 घंटे पढ़ते रहो, तो कंसिस्टेंट होकर पढ़ते रहो। अच्छा, अभी मैंने रश्मि रंजन साहू जो एनआईटी त्रिची जा चुके हैं, उनसे जस्ट अभी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा है तुमसे पहले। तो उन्होंने भी एक बात बोली कि कंसिस्टेंसी, और जैसे तुमने बात बोली तो मुझे एकदम से लगा कि यार ये बात दोनों टॉपर्स, दोनों रैंकर में मैच कर रही, कंसिस्टेंसी। तो मतलब दो लोग अलग अलग टाइम पर हमसे बताते हैं, और दो अलग अलग लोग अलग अलग प्लेस में, एक भुवनेश्वर में एक दिल्ली में, और एक बात कॉमन है कि कंसिस्टेंसी। तो आई थिंक जूनियर्स समझे, इस बात को समझे कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, जो मुझे भी बहुत प्यारी चीज़ लगती है। फाइनली एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है, और मैं चाहूँगा कि तुम डिस्कस करो, कि जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार मतलब मेरा तो दिमाग बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज हूँ, मतलब मेरा नहीं हो सकता है। तो क्या ऐसा थॉट होता है कि मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट, क्रैप करने वाले स्टूडेंट ही निमसेट फोड़ते हैं, या एवरेज? और तुम किस टाइप के स्टूडेंट अपने आप को मानते हो, कैसे मानते हो? सर टॉप तो मतलब 100 के अंदर आते हैं। तो अगर जो एवरेज है वो अगर थोड़ी मेहनत भी करेगा, तो कम से कम वो 1000 के अंदर आ सकता है। क्योंकि जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो मतलब या तो ऐसे टाइम पास में देते हैं, पर या उनको मर्जी नहीं होती। बट जो मतलब थोड़ी भी तैयारी करेगा वो 1000-2000 रैंक के अंदर आ सकता है। पर अगर थोड़ी एवरेज से भी ऊपर तैयारी करे, तो अंडर 500 आराम से आएगी रैंक। अब मान लो उसको एमएनआईटी इलाहाबाद पहुंचना है, तिरची पहुंचना है, वारंगल पहुंचना है, तो फिर क्या करे वो? सर फिर उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो जस्ट मैंने एक बताया कि आपको कोई भी एनआईटी लेनी हो, तो अगर एमआईटी इलाहाबाद लेनी हो तो थोड़ा एवरेज से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि जो हमारी रैंक है वो 200 के अंडर आ सके। अभी तुमने बोला कि मतलब टाइम मैटर नहीं करता है, 12 घंटे पढ़ रहे हो या 20 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे हो, 7-8 घंटे पढ़ो, और प्रोडक्टिविटी तो कैसे वो जज करे? मान लो वो पढ़ भी रहा है, कैसे जान ले कि मतलब प्रोडक्टिव हैं हम, और बाकी में बहुत सही तरीके से जा रहे, सही डायरेक्शन जा रहे? सर क्या इसी के फॉर्मेट लिए है, क्या स्टैंडर्ड है? इसी के लिए स्टार्टिंग में जब हम क्लास लेना शुरू करते हैं, उसके साथ टेस्ट सीरीज भी ले ले तो बेस्ट रहता है। कि हम मतलब रेगुलर मॉक टेस्ट हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, सारे देते चले। जैसे किसमें अगर कम लग रहा है कि हमें ये नहीं आता, तो उसको हम ज्यादा फोकस कर सके। एंड मॉक टेस्ट में किस टॉपिक में वीक है, तो उस पर ज्यादा फोकस कर सके ऐसे। टेस्ट सीरीज को इम्पोर्टेंट मानते हो कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल। इम्पोर्टेंट रोल है? बिल्कुल सर। और कितने टेस्ट देने चाहिए एक दिन में, एक या दिन में स्टार्ट कितने एक दिन में, या लाइक मतलब एक हफ्ते में? स्टार्टिंग जो कर रहे हो तो 1 या 2 दिन में एक दे सकते हो। 1 या 2 दिन में एक दे सकते हो, 2-3 दिन में एक दे सकते हो। पर जब लास्ट में, जैसे लास्ट मंथ में मैंने एक दिन में 3-3 टेस्ट दिए टॉपिक वाइज। एंड मॉक टेस्ट सुबह शाम चलते थे मेरे। अच्छा, मतलब मैं अभी 5 पॉडकास्ट ले चुका हूँ, तो सभी ये बोल रहे हैं कि लास्ट में मैंने 2-2 टेस्ट दिए हैं, और सुबह ही शाम दिए। तो मतलब ये भी सेम मैच कर रहा है। अच्छा, एनालिसिस टेस्ट की रोल लगती है? एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट होती है? सर लगती है। एनालिसिस बहुत जरूरी है टेस्ट की, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, एंड जो हमने गलत करा है तो उसमें कैसा सही मेथड लगना है। कि हम जैसे किसी क्वेश्चन में हमने एक पेज का सॉल्यूशन कर दिया, एंड एक्चुअली वो था 2-3 लाइन का आंसर, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम उसको एक्चुअल मेथड भी देखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम में यूज होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि लाइक कि कुछ अगर बहुत मेहनत करी जाए, एनालिसिस करी जाए, तो कुछ जो एक पेज का क्वेश्चन है, वो 2-3 लाइन में भी निकल सकता है। यस सर। मतलब वो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, एक और चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि डिस्कस कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अ, जैसे कि निमसेट को अगर हम एग्ज़ाम को देखें, तो निमसेट में कौन सा सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है? और जैसे कि हमारा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, और सभी को कैसे बैलेंस करें? कितना टाइम हमें देना चाहिए अपने अपने सब्जेक्ट पर?
सर वैसे देखा जाए तो सारे जितने भी सब्जेक्ट है सबको इक्वली देना चाहिए, बट जैसे स्टार्टिंग करें तो मैथ से करें, एंड लास्ट के जब 4-5 महीने बच जाए, जब मैथ खत्म होने के वो आ जाए, मतलब एंड पे आ जाए, जब रीजनिंग और कंप्यूटर स्टार्ट करें, और लास्ट के 1 महीने में वो 1-2 दिन पहले वो देख के चले जाएं, जैसे एक्टिव पैसिव के वो हो गए एंड नरेशन वगैरह, वो 2-4 टॉपिक देख के चले जाएं। उसमें फंस गया तो 2-4 क्वेश्चन फंस जाएंगे, नहीं फंसा तो नहीं फंसेंगे। जो हमने बाकी कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ करा है उसकी वजह से अच्छी रैंक आ सकती है। अच्छा, इंग्लिश पे भी तुमने ध्यान दिया था? लास्ट के दिन में सर नरेशन पैसिव वॉइस मैटर में पढ़ के चला गया जिस दिन मेरा पेपर था। कंप्यूटर तुम्हारा अच्छा था ही हम्म। कि पढ़ा था तुमने कुछ, थोड़ा हार्ड वर्क किया था? सर थोड़ा वीक था, पर मैंने मतलब पढ़ा उसको बार बार थोड़ा, इसलिए। मैथ पे कितनी ध्यान दी, कितना टाइम दिया? सर स्टार्टिंग मैंने मैथ से करी थी, अराउंड दिसंबर जनवरी तक मैथ ही मैथ करा था मैंने, और कोई सब्जेक्ट को छुआ भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जब मैथ खत्म खत्म फिनिश होने लगी, जब मैंने रीजनिंग और कंप्यूटर उठाई, एज क्योंकि मैंने जब 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की तो रीजनिंग मेरी वैसे स्ट्रांग थी थोड़ी, मैथ और कंप्यूटर के मुकाबले, तो मेरे को इतनी दिक्कत आई नहीं उसमें। एंड फिर इसलिए मैंने कंप्यूटर को नेक्स्ट टारगेट बनाया, और लास्ट के 1 मंथ में जो मेरे रीजनिंग की फॉर्मूला बुक थी उसको रिवाइज कर लिया मैंने। अच्छा, तो ओवरऑल अगर देखा जाए और समझा जाए, अगर निमसेट के पेपर को, तो और तुमने जैसा कहा है कि मैंने 6-7 महीने शुरुआत में मैथ ही मैथ लगाई है, यस सर। तो इसका मतलब है कि मैथ में सबसे ज़्यादा बेस और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। हमारे पास निमसेट में मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और इंग्लिश भी है। तो अगर हम पूरी साल तैयारी करते हैं तो कैसे टाइम डिवाइड करें? मतलब एक हमारे अंदर डिलेमा आ जाता है कि यार कैसे बैलेंस करें, शुरुआत से ही पढ़ते रहें या कितना मतलब टाइम लेती है कौन सा सब्जेक्ट? सर जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं, वही वही ना, सारे सब्जेक्टों को लेके एक साथ नहीं चल सकते। मतलब पहले एक मैथ को जो सबसे बड़ा एंड टफेस्ट सब्जेक्ट मानते हैं लोग, उसको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि एक डायलॉग फेमस ही है, जितना मैथ देती है उससे ज्यादा ले लेती है मैथ। हाँ, तो मैथ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। जी सर। एंड जो कई बच्चे कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, तो उनको ये जैसे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर जैसे किसी बच्चे को कुछ भी ना आ रहा हो, अगर वो तुक्के मार गया 50, उसमें अगर उसके लेट्स 10 से 12 भी ठीक हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग करके भी तो 2-4% सही मिलेंगे उसको। अच्छा, तो फाइनली मैं चाहूँगा कि हेमंत जोशी जो अपने ड्रीम कॉलेज और एक मतलब बहुत खुश हैं एमएनआईटी इलाहाबाद को लेके, तो मैं चाहूँगा कि इस सेशन को, इस पॉडकास्ट को, जो हमारे जूनियर्स 2026 में हेमंत के जूनियर बनेंगे और अच्छा करेंगे, तो समअप करना चाहूँगा कि मतलब हेमंत जोशी से ही कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं 2026 के लिए ध्यान रखी जाएँ, और उनको अगर वो ध्यान दे के करते रहें तो 100% डैम श्योर है कि वो अच्छे जूनियर्स, अच्छे कॉलेज मिलेगा ही, टॉप रैंक कर लेकर आएंगे ही। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम क्लास लेते हैं, जैसे कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसके हमें एक नोटबुक फॉर्मूला बुक बनानी चाहिए, जिसमें चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट, ट्रिक्स, जितने भी कंसेप्ट वगैरह सारे लिख लेने चाहिए। एंड जैसे जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म होगा तो हमारी पूरी कॉपी भर जाएगी एक, क्योंकि एग्जाम टाइम पूरी कॉपी रिवाइज करने का हमारा टाइम नहीं होता, खाली फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ ले वही सफिशियंट होता है। तो इसलिए मैंने भी एक फॉर्मूला बुक बना रखी थी अपनी, एंड उसको मैंने काफी बार रिवाइज कर, 3 से 4 बार पेपर से पहले भी, एक हफ्ते में लगभग, क्योंकि पूरा कॉपी पढ़ना ये मतलब फायदा नहीं रहता, नहीं पढ़ सकता कोई पूरा कॉपी, जैसे कम से कम 300-400 पन्ना कॉपी है, तो नहीं पढ़ सकते। तो मैंने लगभग 50 पेज में कंपाइल करके पूरा मैथ को फॉर्मूला लिख लिया था उसमें, 40 से 50 पेज में। तो मैं उसको रिवाइज करता था, तो एंड उसमें सारे कंसेप्ट वगैरह लिखे हुए थे। कोई भी जो जूनियर तैयारी कर रहा है वो अपना एक फॉर्मूला बुक बना के रखे, जो क्लास के जैसे कोई भी क्लास चैप्टर खत्म हुआ तो उसके बाद अपना उसमें फॉर्मूले उतार ली, कंसेप्ट उतार ली, ट्रिक उतार ली, एंड लास्ट में उसको रिवाइज करें। मुझे लग रहा कि अगर आप जितने भी जितने भी टॉप रैंकर को देखेंगे तो सभी ने इस बात को फोकस किया है कि कंसिस्टेंसी, की नोट्स और रेगुलरिटी, ट्राइनेस, और अगर गिव अप नहीं करते हो तो निमसेट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि 100% डैम श्योर कि अगर आपने रेगुलरिटी से 7-8 घंटे ही प्रोडक्टिविटी से पढ़ा और शुरुआत से जो डिफ़िकल्टी सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स है, अगर आपने उस पर अच्छे से किसी भी रोड मैप, परफेक्ट रोड मैप को फॉलो करा, तो डैम श्योर है कि 1 साल बाद 2026 का रिजल्ट आएगा तो पहले ही राउंड में हेमंत जोशी की तरह कि आपको मन चाहा कॉलेज मिलेगा। और मैं बेस्ट विशेष मारुला क्लासेस की तरफ से और मेरे जो स्टूडेंट हैं एमएनआईटी इलाहाबाद में, मैं उनसे ज़रूर बोलूँगा कि हेमंत जोशी जो मुझे बहुत कनेक्ट करते हैं, इनकी मतलब ध्यान रखा जाए। और हेमंत जोशी के अंदर पोटेंशियल दिखता है, जावा के बारे में बोला था इन्होंने,
और मैं चाहूँगा कि हेमंत जोशी एमआईटी इलाहाबाद जाने के बाद एमसीए बैच को और मतलब एमआईटी इलाहाबाद को और एमसीए की जो गरिमा को और ऊंचा रखें। और जब मैं 3 साल बाद 2 साल बाद मिलूं या पूछूं हेमंत से, तो इनका इंटर्न ऐसी कंपनी में लगे जो आउटस्टैंडिंग हो। तो इसी बेस्ट विशेष के साथ मैं इस सेशन को कंक्लूड कर रहा हूँ। और थैंक यू हेमंत जोशी, अपने जूनियर्स को, अपकमिंग जूनियर्स को जो इस रोड मैप को फॉलो करेंगे 100%। 5-6 ऐसी बातें तुमने बोली, एक ब्लैंक पेज रिवीजन वाली बात बोली और की नोट्स वाली बात, तो मुझे लगती है कि आउटस्टैंडिंग थी और इम्पोर्टेंट थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हेमंत जोशी, सर। थैंक यू।